हेलो बच्चों, कैसे हैं? बोर्ड एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से पास आ रहा है और इसी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए जैसा हमने आपसे कहा था कि हम लगातार आपको हाई स्कूल इंटर इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे वो एग्ज़ाम में हमें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं और हम लोग आज क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। नोट, फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मेरा होगा वो पैसेज होगा। क्या होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चनों को छांट के लिखना है। हमको ये पैराग्राफ क्या करना है, रीड करना है, यानी इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर देने हैं। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। सरदार पटेल वॉज ए स्ट्रिक्ट मैन। कैसे मैन थे? स्ट्रिक्ट मैन। पीपुल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। लोग उन्हें आयरन मैन कहते थे। ही वॉज नो डाउट एन आयरन मैन इन द sense that he was an efficient administrator, but as a man to those who had the good fortune of coming into close contact with him, he was kind and gentle at times. He even became emotional when his personal friends and followers were concerned. However, it goes without saying that the Sardar had the great skill for organizing affairs. He knew the art of selecting proper man for proper post. Once he judged the man and found him correct, he trusted him fully and got him to do anything he wanted. तो बेटा ये पैराग्राफ है, बोर्ड एग्जाम में इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसी पैराग्राफ से हमें क्वेश्चन छांट के आंसर देने। अब देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द मेन क्वालिटी ऑफ सरदार पटेल। सरदार पटेल का मुख्य गुण क्या था? कि ही वाज एन आयरन मैन, ये भी गुण था। ही वाज ए स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी था। ही वाज एन इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी गुण था। तो जो मेरा सही आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द एबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि व्हाट डिड ही नो फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी व्हाट डिड ही नाउ फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे उनको पता चलता था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था अच्छे से देख देंगे। प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट। ही वॉज काइंड एंड जेंटिल फॉर द पीपुल, नहीं। ही ट्रस्टेड एनीवन, नहीं। नन ऑफ द वेब, नहीं। राइट आंसर होगा ए का कि प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट। क्योंकि देखो बेटा ये देखिए दिया गया है, इसी क्वेश्चन से छांटना है। क्या दिया है ये देखो, प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट। तो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नीचे दिए, ऊपर पैराग्राफ दिया है, उसी पैराग्राफ से आपको आंसर छांट के लिखना है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि व्हाट डिड ही डू टू फाइंड द करेक्ट पर्सन। यानी एक सही व्यक्ति को पाने के लिए वो क्या करते थे? ही बिलीव्ड इन एबिलिटी, वो योग्यता में विश्वास करते थे। ही ट्रस्टेड द पर्सन फुली, वो व्यक्ति पे पूरी तरीके से विश्वास करते थे। ही वॉज नॉट बायस। तो कहने का मतलब है इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। वो सारे गुण जब चेक करते थे तब जाकर के वो करेक्ट पर्सन को चुनते थे। ओके, तो ये पैराग्राफ से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इस पैराग्राफ के बाद 4 to 8 यानी 4 से 8 यानी 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है, यानी ग्रामर पोर्शन से है। देखिए, द सन सेट्स द वेस्ट। अब आपको इन भरना है, टू भरना है, या इनटू भरना है, या ऑन भरना है। तो देखिएगा सूर्य पश्चिम में अस्त होता है,
जा करके। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्या फिल किया जाएगा? इन का यूज होगा। ठीक है। 5 में देखिए ही हैज बीन सिंस लास्ट नाइट। तो आप याद रखिएगा कि यदि हैज बीन या हैव बीन आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। यानी अब हमको ऐसा वर्ब लेना है जिसमें आईएनजी हो, यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो स्लीप नहीं होगा, स्लेप्ट नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, स्लीपिंग होगा। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हैज बीन, हैव बीन अगर लग रहा है तो आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। इज, एम, आर, वाज, वर लग रहा है तो आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। अगला बेटा है गंगा इज ए हॉली रिवर। आर्टिकल का यूज करना है। ए, ना, द, एन, नहीं, 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 द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए द गंगा स्पेशली है, विशिष्ट है, और द जो फिक्स है, अस्थायी चीज होती है, उसके पहले यूज किया जाता है। नदी, नहर, झरने, पर्वत, चोटियां, ट्रेनों के नाम, पेपरों के नाम, खाली पुस्तकों के नाम, इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। यहाँ पे द फिल किया जाएगा। ठीक है। 7 नंबर देखते हैं, रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, देखते हैं। ऑन संडे प्ले वी यूनिंग द इन हॉकी। तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वी, यानी ये सब्जेक्ट है, ये 1 नंबर पे। उसके बाद वर्ब है, नहीं मेन वर्ब है, ये है मेन वर्ब, इसको 2 नंबर पे। ठीक है। अब 3 नंबर मैं लिखते चलता हूं, वी प्ले, थोड़ा सा इसको और ऊपर खींच लेते हैं, और देखते हैं इसको क्या होगा। 1 नंबर पे बी हो गया प्ले। ठीक है। अब 3 नंबर पे आ जाओ, हॉकी वर्ब। बी प्ले हॉकी, बी प्ले हॉकी कब खेलते हैं? शाम को। इन द इवनिंग, और डबल ऑब्जेक्ट दिया गया है ऑन संडे। वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। ठीक है। तो करेक्ट मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो नहीं सकता है, बी हो नहीं सकता है, और सी का देखते हैं, बी प्ले हॉकी ऑन संडे इन द इवनिंग। अब बी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे, डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसको रीअरेंज बोलते हैं बेटा। ठीक है। 8 नंबर देखते हैं कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है? तो देखिए साइंस की स्पेलिंग गलत है। अटेंडेंस नहीं अटेंडेंस होता है, ये भी गलत है। ईबी बिलीव देखना, ई एक्स ई आर, एक्सरसाइज की स्पेलिंग सही है। क्या सही है? एक्सरसाइज की स्पेलिंग सही है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिर से हमको एक पैसेज मिलेगा और उसमें से हमको उसके आंसर देने हैं। तो देखते हैं बेटा, ये प्रैक्टिस सेट है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। देखते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। ठीक है बेटा। तो देखिएगा ये जो पैसेज दिया गया है, ये पैसेज है नेल्सन मंडेला से। किस पार्ट से है? नेल्सन मंडेला से। अब देखिएगा इस पैसेज पे हमें क्वेश्चन छांट के लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि हु इज द नैरेटर इन द पैसेज, यानी इस पैसेज का वर्णन किसने किया है।
स्पेसेस का वर्णन किसने किया है? तो बेटा स्पेसेस का वर्णन डी क्लार्क नहीं, जेनानी नहीं, ओलिवर नहीं, नेल्सन मंडेला ने किया है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पैराग्राफ से ही वो भी पूछा गया है कि व्हाट डज मोर नेचुरली कम टू द ह्यूमन हार्ट, यानी एक कॉमन वे में कहते हैं हम इसको कि एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में या हृदय में जो प्रकृति रूप से भाव उत्पन्न होता है वो सदैव डिस्कस घृणा का नहीं, हैट्रेड घृणा नहीं, लव प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, किसका भाव उत्पन्न होता है? प्रेम का। तो आंसर नंबर 10 में हमारा ऑप्शन सही होगा सी। ओके बेटा, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं 11 to 13 में कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट, यानी फर्स्ट फ्लाइट लेसन हाई स्कूल में दिया गया है, लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी फर्स्ट फ्लाइट लेसन के आधार पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखते हैं बेटा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर व्हाट, यानी लेंचो को जो पैसे मिल गए थे वो पैसे मिलने के बाद दोबारा वो डाक विंडो पर गया था, तो किस लिए गया था? पैसा मांगने के लिए? नहीं। रिमेनिंग 30 पीसोस, जो 30 शेष रुपए पैसे रह गए थे उनको मांगने के लिए? नहीं। हिज लेटर फ्रॉम गॉड, ईश्वर को पत्र लिखने के लिए? ना, वो पेपर एंड इंक मांगने के लिए गया था। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 12 में देखते हैं कि when had the young seagull's sibling flown away, when had the young seagull's sibling flown away, जो छोटा सिबलिंग था यंग सीगुल, उसके सिबलिंग, सिबलिंग में बेटा होता है सहोदर, सहोदर का मतलब होता है सगे भाई या बहन, दोनों सिबलिंग में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो द सेम डे नहीं, द डे बिफोर, द प्रीवियस डे नहीं, 2 आवर्स डे नहीं, द डे बिफोर था, यानी जो छोटा सीगुल था उसके जो बड़े भाई थे वो एक दिन पहले ही उड़ गए थे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर देयर दैट एनी फ्रैंक कैन कॉल हर फ्रेंड्स, यानी एनी जो थी वो अपने परिवार में कितने लोगों को अपना दोस्त कह सकती थी? 13 पीपल, अबाउट 14 पीपल, ओनली ए फ्यू, तो नहीं, अबाउट 14 पीपल नहीं होगा, ओनली ए फ्यू नहीं होगा, अबाउट 13 पीपल नहीं होगा, सॉरी 13 पीपल ना, अबाउट 13 पीपल, लगभग उसके परिवार में 13 लोग थे जिनको वो अपना दोस्त कह सकती थी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस, जो आपको पैराग्राफ से ही इनके आंसर देने थे। अब हम आगे चलते हैं और 14-15 में देखते हैं क्या पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट कविता कह लो या एक्सट्रैक्ट पोएम, स्टेंजा का पर्यायवाची है। क्या बेटा? स्टेंजा का पर्यायवाची। ठीक है, पोएम इसने कहा है कि दे वे ए क्रो, रास्ते में एक कौवा, सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब इस पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्या है कि द वे ए क्रो सोक ऑन मी, तो अब देखना है कि सोक के बाद किस वर्ड का यूज हुआ है, अप का यूज हुआ है, डाउन का हुआ है, ओवर का हुआ है या अंडर का, तो हम पढ़ लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। द वे ए क्रो सोक डाउन। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या फिल किया जाएगा? डाउन शब्द फिल किया जाएगा, डाउन ऑन मी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि वेयर डिड द डस्ट ऑफ स्नो कम फ्रॉम, जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े थे वो कहां से आ रहे थे? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, पहला ही सेंटेंस सही है। फ्रॉम द स्काई ना, फ्रॉम ए विलो ट्री नो, फ्रॉम नाउ वेयर ना, सही आंसर होगा फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े थे जो राइटर के सर के ऊपर गिरे थे वो कहां से गिरे थे? हेमलॉक ट्री के पेड़ से।
60 to 20 क्वेश्चन देखते हैं हम। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी हमारी जो इंग्लिश की बुक क्लास 10th की है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे हमको आंसर देना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यानी बुक से इसके आंसर देने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स, यानी जब मिसेस पेम्परे के कुत्ते को डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल ले गए थे, तो वहाँ पर जब वो डॉग हॉस्पिटल पहुँचा था तो जो और डॉग उसके पास थे उन्होंने मिसेस पेम्परे के डॉग के साथ कैसा व्यवहार किया था? बिगेन टू बार्क, ना भौंकना स्टार्ट किया, नहीं। सर्ज राउंड मी, क्या कहते हैं? सर्ज राउंड मी, यानी जो डॉक्टर साहब के पास पहले कुत्ते थे वो सर्ज राउंड मी मिसेस पेम्परे के कुत्ते के चारों तरफ से घूम रहे थे और उसको घेर के रखा था। ठीक है, रस्ट आउट नहीं होगा, वेग टेल्स नहीं होगा। आंसर नंबर 20 का बेटा सही होगा। 17 देखते हैं कि ऑसबेल वॉच फॉर वन थिंग, जो ऑसबेल था वो कैसा व्यक्ति था? स्लेंडर था ना, हेफ्टी नहीं, रोबस्ट ना। जो ऑसबेल था बेटा वो एक फैट मैन था। ओके, 18 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एब्राइट थॉट, एब्राइट सोचता था कि द डिजीज माइट बी कैरिड बाय, कि जो बीमारियां होती हैं ये कहां से आती हैं? तो देखना, मोनार्ड से ना, वायसरॉय नहीं, प्यूपास से ना। जो बीमारियां आती थी वो बीटल से आती थी। बीटल में बेटा व्रंग होता है, क्या होता है? व्रंग। एब्राइट ने ये अनुमान लगाया था तितलियों पे रिसर्च करके कि जो बीमारियां आती हैं वो बीटल से आती हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट, सारे बच्चे सिवाय भोली के, वेयर हेल्दी, वो स्वस्थ थे, एंड, यानी भोली को छोड़ करके भोली के परिवार में जो बच्चे थे वो स्वस्थ थे और क्या थे? मजबूत। पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, वो उनका स्वास्थ्य शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, एंड स्ट्रांग, मजबूत थे। हैप्पी ना, टॉल ना, रोबस्ट नहीं, वो बेटे स्ट्रांग थे, मजबूत थे। यानी यहाँ पे जो डॉट डॉट ऑप्शन है इस जगह पे स्ट्रांग शब्द का यूज किया जाएगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ, ठीक है। अब ये बेटा सप्लीमेंट्री का लास्ट लेसन है, अ बुक विच शेप टू द अर्थ, और उसके हिसाब से इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो अर्थ लिंक्स का ऑप्शन सही होगा। मैरिन्स ना, हम्पटी डम्पटी नहीं, मदर गूस ना, अर्थ लिंक्स ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये बेटा मेरा ये सेक्शन था जिसमें से 20 क्वेश्चन हमको OMR शीट पे करने थे। ठीक है, अब हम सेक्शन बी में चलते हैं और देखते हैं सेक्शन बी में क्या दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी फिर से एक पैसेज हमको दिया गया है और कहा गया है कि इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस पैसेज से आप उसका आंसर दीजिए। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन, पहले तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो। क्या है कि शुगर कैन इज ए टाइप ऑफ टाल ग्रास। शुगर कैन क्या होता है? गन्ना। इज ए टाइप ऑफ टाल ग्रास, लंबी घास। क्वेश्चन को पढ़ना और पैराग्राफ को पढ़ते वक्त जो क्वेश्चन है ना उसको पढ़ के तुरंत टिक करते चले जाना बोर्ड एग्जाम में। इट इज यूज फॉर शुगर, काहे के लिए यूज किया जाता है? शक्कर के लिए। प्रोडक्शन, द प्लांट ऑफ शुगर कैन इज अबाउट 6 to 8 feet ऑल बट इट मे गो मच हायर। इन वेस्टर्न यूपी इट इज वन ऑफ द मेन क्रॉप्स फसल। You can see sugarcane fields everywhere. It is also grown in several other parts of the world including New Guinea and Brazil. अब देखिएगा ये दो कंट्री का नाम दे दिया है जहाँ पे गन्ने की पैदावार होती है, इसको अंडरलाइन कर लो। Besides sugar,
Shakar, wine, etc. are also made from sugarcane. In Western UP, there are many sugar mills. Rohana, Deoband, Morna, Mansurpur, Katauli, etc. are some such places. It is a cash crop. कैश क्रॉप बेटा नकदी फसल। पैसेज को अच्छे से आप बोर्ड एग्जाम में पढ़ेंगे। इट गिव्स फार्मर्स अ ग्रेट इकोनॉमिक सपोर्ट अलोंग द रोड्स यू कैन एंजॉय शुगर केन जूस टू। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ प्लांट शुगर केन इज। शुगर केन किस प्रकार का पौधा है? कुछ नहीं करना, आपको देखना है। अभी मैंने आपसे बताया था कि शुगर केन इज ए टाइप ऑफ टाल ग्रास। आंसर आपका मिल गया। इट इज यूज फॉर शुगर प्रोडक्शन, इतना, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। बस आपको उसी पैसेज से इसका आंसर देना है। हाउ टाल इज शुगर केन प्लांट, जो गन्ने का पौधा होता है वो कितना सा बड़ा होता है, आपको आंसर देना है। देखो अपनी तरफ से कुछ लिखना है। द प्लांट ऑफ शुगर केन इज अबाउट 6 to 8 फीट, यानी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट प्लेसेस आर शुगर मिल्स इन वेस्टर्न यूपी, यानी वेस्टर्न यूपी में कहां कहां पे गन्ने की मिलें हैं। तो देखो बेटा इन वेस्टर्न यूपी, देखिए यहां से आंसर आपको लिखना है मेनी शुगर मिल्स, और देखो ये पूरा आपको आंसर नंबर थर्ड में लिखना है। ये आंसर नंबर थर्ड हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसने हमसे पूछा है कि विच वर्ड इन द अबव पैसेज इज ए सिनोनिम ऑफ कल्टीवेटेड। देखिए विच वर्ड इन द अबव पैसेज इज सिनोनिम ऑफ कल्टीवेटेड, यानी कल्टीवेटेड का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो कल्टीवेटेड आप फर्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, कल्टीवेटेड का फर्टाइल आप कर दीजिए। ठीक, या फ्लाविंग कर दीजिए। ये हो गया आपका सिनोनिमस यानी पर्यायवाची। तो ये एक पैसेज से छांट करके आपको आंसर देने थे। आगे चलते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या करना है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, अब देखिएगा इसमें पूछा गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, पूर्ण फीस माफी, यानी फीस माफी के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल साहब को। तो इस एप्लीकेशन का जो वीडियो है हमने ऑलरेडी पहले से बना दिया है, आप लोग जाएंगे और इस वीडियो को देख लेंगे। बी में इसने पूछा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज पार्टी, ब्रदर्स मैरिज पार्टी। और बेटा हमने ये जो लेटर पूछा गया है इसका भी वीडियो पहले से बना रखा है। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो जाकर के मेरा देख लेंगे, उसमें आपको एप्लीकेशन और लेटर दोनों के आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। कितने शब्दों में देना है? 80 से 100 शब्दों में देना है। और देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यू रेस्पेक्ट योर प्रिंसिपल वेरी मच, तुम अपने प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा सम्मान करते हो, और ही इज योर आइडियल, वो तुम्हारे आदर्श हैं। डिस्क्राइब हिम हर इन योर वर्ड्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इन्होंने हमसे घुमा के पूछ लिया कि आपको अपने प्रिंसिपल पर एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, या हम यूं कह लें कि ऐसे लिखना है, लेकिन डायरेक्ट ना दे करके उन्होंने हमसे कहा कि यू रेस्पेक्ट योर प्रिंसिपल वेरी मच, तुम अपने प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा सम्मान करते हो। ही इज योर आइडियल, वो तुम्हारे आदर्श हैं। तो फिर डिस्क्राइब हिम, उनका वर्णन करिए, हर इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि माई प्रिंसिपल पे हमको एक एसे लिखना है। क्या लिखना है? एसे, जिसको हम लोग हिंदी में निबंध बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिएगा इस निबंध में इन्होंने कंडीशन लगा के दी है हमको कि हम आपको पॉइंट प्रोवाइड कराएंगे। क्या पॉइंट है? हेडिंग में पहले नेम है, दूसरी हेडिंग हिज नेचर एंड पर्सनालिटी।
ठीक है बेटा। और चौथी हेडिंग है क्वालिफिकेशन एंड, चौथी हेडिंग बेटा मेरी है क्वालिफिकेशन एंड मेथड ऑफ टीचिंग। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है। पांचवी हेडिंग मेरी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन, यानी प्रशासनिक व्यवस्था उनकी कैसी है, उनका अनुशासन कैसा है। और लास्ट हेडिंग आपको यानी 6 नंबर की कंक्लूजन, जिसे हम उप संहार कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो एसे है, इस एसे का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ठीक है, और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिंसिपल के ऊपर आर्टिकल लिखाया हुआ है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और सेकेंड वाला हम देखते हैं। एक तो माई प्रिंसिपल हो गया। बी सेक्शन में इन्होंने हमसे कहा है कि योर फेवरेट फेस्टिवल, तुम्हारा प्रिय त्योहार। ठीक है, आपको इस पे एक ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखिएगा प्रिय त्योहार में क्या आप कुछ भी कर सकते हैं, होली, दीपावली, ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे इजी आप होली ले लीजिए, दीपावली ले लीजिए, दोनों में से एक पे आप लिख सकते हैं। और इस पर भी बेटा मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी पहले से, आप लोग इस वीडियो को भी अच्छे से देख लेंगे। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना क्या है, व्हेन एंड व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड, कब और क्यों मनाया जाता है। दूसरी हेडिंग उन्होंने दिया है कि हाउ बी सेलिब्रेटेड, हम इसे कैसे मनाते हैं। और फिर कंक्लूजन, उपसंहार। एसे में सबसे अच्छी बात बेटा ये है कि बोर्ड एग्जाम में आपको पॉइंट प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको फिर उन्हीं पॉइंट में अपने विचारों को लिखना है। तो ये जितने भी एप्लीकेशंस और ऐसे पूछे गए हैं, सबके वीडियो पहले से बने हुए हैं। तो आप सभी बच्चे उन वीडियो को जा करके अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं और देखते क्या है कि रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी आपको ग्रामर पोर्शन में एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मिलेगी जिसे आपको चेंज करना है। देखते हैं बेटा क्या है। डू यू नो द वे टू द स्टेशन। अब देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इन्वर्टेड कॉमा इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया है। ठीक, और यहाँ पे क्लोज कर दिया, बाद में लिखा आई सेड टू अंकित। अब देखिएगा इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये पता हो गया कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अभी हम देख लेते हैं, इसको सीधा पहले कर देते बेटा, आई सेड टू अंकित। ठीक, अब यहां से इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर ले जाओ और इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, इसका काम खत्म हो गया। हम इसको आगे लेकर के आगे इसको चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, आई आस्क्ड अंकित। अब देखना ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इफ यू बदल गया अंकित से, इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। ठीक है, एक आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच मिलेगी। ये आपका इसका आंसर है, यानी ये चीज जो पीछे पूछी गई है आपको इसे पहले लाना पड़ेगा। सी में देखते हैं, सॉरी बी में, कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी इस सेंटेंस की आपको पैसिव वॉइस बनानी है। तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, पैसिव वॉइस में हमेशा नंबरिंग कर लो, सब्जेक्ट को 1 नंबर दे दो और मेन वर्ब को 2 नंबर दे दो और ऑब्जेक्ट को 3 नंबर दे दो। पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं तो 3 नंबर को पहले लिखते हैं। क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर इज है, इसको लिख लो, इज बीइंग आपको अपनी तरफ से लगाना है। हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड, पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बाई, अब हमें ही को ऑब्जेक्ट हिम रखना है। अब देखो 3 नंबर यहाँ पे आ गया, 2 नंबर ये आ गया, 1 नंबर ये आ गया, हमने उसको पलट दिया है। ठीक, सी सेक्शन में हम लोग चलते हैं और पंचुएट करना है। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कामा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल, स्मॉल लेटर गलत है, उसको सही करना है।
तो पंक्चुएट करते हैं बेटा। देखो रेखा है तो रेखा आपको पता है कि ये प्रॉपर नाउन है, रेखा का आर कैपिटल में कर दो। रेखा सेड टू हर, किससे कहा है? फ्रेंड से, FRIEND, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। व्हाई को W कैपिटल में कर लो, व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क लगा कि नोटेड कॉमा क्लोज कर दो, पंक्चुएट हो गया। ठीक है बेटा। सेक्शन डी है। अब देखिए ये ट्रांसलेट है, आपको इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है ट्रांसलेट की। आगे चलते देखते हैं। ट्वेंटी 25 नंबर है कि आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एंड वेयर वाज एनी बॉर्न, कब और कहां एनी पैदा हुई थी, और हाउ एंड व्हेन डिड शी रीच्ड हॉलैंड, फिर वो कैसे और कब हॉलैंड पहुंची। ये क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर ये पहला ना करके अथवा लगा है कि व्हेन डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला महोदय ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी बच्चे इन क्वेश्चन के आंसर अपनी आंसर बुक पे लिख करके याद करेंगे। ओके। बी सेक्शन में देखो, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज टू हैव रिसीव द लेटर फ्रॉम गॉड, लेंचो को जब ईश्वर का पत्र मिला तो उसने आश्चर्य क्यों नहीं जाहिर किया था? क्यों? क्योंकि उसको भरोसा था कि ईश्वर उसे पैसे भेजेगा। अथवा डिस्क्राइब कूपिया, कि कूपिया क्या है और व्हाट डज इट रिसेंबल, और वहां किस लिए इसका यूज किया जाता है, क्या एकत्रित किया जाता है। ठीक है। तो ये जो प्रोस के बेटा तुम्हारे क्वेश्चन थे, ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी के आंसर आपको पढ़ करके अपनी कॉपी पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। आंसर एनी वन, यानी किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। पहले में कितना देना था? 30 to 40 वर्ड्स, और इसमें से 2 क्वेश्चन करने थे और इसमें से केवल 1 क्वेश्चन करना है। कितने मार्क का रहेगा? 4 मार्क्स का रहेगा। Why did Annie think of writing a diary? एनी ने क्यों सोचा कि उसे एक डायरी लिखनी चाहिए? अथवा हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे? व्हाट आइडियाज डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीकन इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। अपने शपथ ग्रहण समारोह में नेल्सन मंडेला महोदय ने अफ्रीकन वासियों से क्या विचार दिए थे, क्या वादा किया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हैं, उसमें से एक का बेटा आपको आंसर देना है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन क्वेश्चन के आंसर लिख करके अच्छे से याद करेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है, किस चीज का पेड़ होता है? व्हाट डज द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मैपली और एन ओक और ए पाइन। अथवा, इसमें अथवा लगाया उन्होंने कि राइट 4 लाइन पोयम। अब देखना बेटा इस क्वेश्चन पे आप ना ध्यान दे करके सीधे आप पोयम याद कर लीजिएगा। ठीक है। और कितने लाइन के लिखना है आपको? लाइन फ्रॉम एनी, राइट 4 लाइन पोएम्स। आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है। ठीक है। कितनी? 4 लाइन की कविता लिखना है। ठीक है ना। हमको ये क्वेश्चन नहीं करना है। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा बेटा? 3 मार्क्स का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग चलते हैं। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, डस्ट ऑफ स्नो, द ट्रीज फॉल। तो एक यानी स्टार्टिंग से अपनी बुक से आप 1 से 4 तक के सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में एक सेंट्रल आइडिया अवश्य आ जाएगा। और ये जो सेंट्रल आइडिया हैं, मैंने सेंट्रल आइडिया के भी वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, उसको जाके देख लेना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंसर एनी वन, कितने का आंसर देना है? एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। सप्लीमेंट्री में बेटा हम लोग आ गए हैं। कहां पे आ गए? सप्लीमेंट्री में। देखते हैं। व्हाट डिड द मेड्स डू व्हेन ट्रिकी वाज टू लीव फॉर द सर्जरी। ट्रिकी जब सर्जरी के लिए जा रहा था तो जो उसके पंपरे के नौकर चाकर थे उन्होंने क्या किया था। ठीक है। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मैक्स। राइटर ने डिस्क्राइब को
का वर्णन कैसे किया था? मैक्स कौन था? मैक्स एक जासूस था, ठीक है। और आथर यानी लेखक ने जासूस के बारे में कैसे लिखा था, जासूस क्या होता है, कैसे होता है, दिखने में कैसा लगता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सप्लीमेंट्री से हैं, सप्लीमेंट्री से, और इन क्वेश्चन के आंसर लिख करके आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। और लास्ट बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि आंसर एनीवन, किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों में। क्वेश्चन है कि द काज ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। नेकलेस के कारण मिसेस लाइजोल की जो लाइफ थी उसमें जो चेंजेस आ गए थे, वो क्या चेंजेस थे, उस पर आपको कमेंट करना है, ठीक है, अपने विचारों को लिखना है। अथवा भोली डिड नॉट लाइक स्कूल, भोली स्कूल नहीं पसंद करती थी, येट शी वॉज ग्लैड, यद्यप वो दुखी थी, क्यों। इस पर आपको अपने विचारों को लिखना है। आंसर आपको 60 वर्ड्स में देना है। कितने मार्क का पूछा जाएगा? 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने आंसर नहीं बताए हैं, प्रोज और शॉर्ट स्टोरी से हैं, ये बच्चों इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग अपने आप से लिखेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। ये मेरा मॉडल पेपर फर्स्ट था, और जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम आता रहेगा हम आपको लगातार इंग्लिश का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसमें जो लेटर एप्लीकेशन दिए गए हैं उनके वीडियो ऑलरेडी पहले से बने पड़े हुए हैं, आप लोग उसके आंसर अच्छे से देख लीजिएगा। तब तक की गुड बाय।